हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। इसमें बेसिकली हम एड्जॉर्प्शन एक्सेट्रा की बातें करेंगे। अभी तक आप लोगों ने लोअर क्लासेस में एब्जॉर्प्शन पढ़ा था और उसके डिटेल्स पढ़ेंगे। और ये जैसे कि आप लोग को मालूम है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग को बायोलॉजी में भी कॉमन होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहला दिन स्टार्ट करते हैं लेसन 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एडसॉर्प्शन क्या होता है। ध्यान रखिए, दो चीजें हैं जो फिनोमेना, ये डी है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी चीज एडसॉर्ब होती है उसकी कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर इंक्रीज कर जाती है। एब्जॉर्प्शन थोड़ा डिफरेंट होता है, जो आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, उसमें पूरे वॉल्यूम में एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी हम इसको आगे और डिटेल में बताएंगे कि कैसे डिफरेंट है दोनों में। इस चैप्टर में हमको एडसॉर्प्शन के ऊपर कंसंट्रेट करना है, ना कि एब्जॉर्प्शन, जो कि आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, बहुत आसान भी होता है वो। तो अब हम कुछ चीज डिफाइन कर दें। इसमें पहला चीज है एडसॉर्बेट। एडसॉर्बेट वो होता है जो कि एडसॉर्ब हो रहा है, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन सरफेस पे इंक्रीज हो रही है, उसको हम लोग एडसॉर्बेट बोलते हैं। दूसरा है एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट क्या है? जिसके ऊपर एडसॉर्प्शन हो रहा है। तो लेट्स से अगर हमारे पास एक मेटल है, उसके सरफेस पे हाइड्रोजन की गैस एडसॉर्ब हो रही है, तो जो मेटल है वो एडसॉर्बेंट हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है एडसॉर्बेट हो जाएगा। क्लियर? आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ ये है एब्जॉर्प्शन, जहां बी है। इसमें क्या होता है कि जो भी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है वो यूनिफॉर्मली बल्क में होती है, मतलब वो वॉल्यूम में होती है। अब आ गया डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन का मतलब है जो एडजॉर्प्शन का उल्टा है। मतलब क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन बढ़ने की जगह घट रही है। प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, किस रीजन से हो सकता है उसको भी हम देखेंगे, लेकिन डीजॉर्प्शन का मतलब है जो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों का उल्टा है। ध्यान रखिए, खाली एड का नहीं, एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन दोनों का उल्टा है, उसको बोलते हैं डीजॉर्प्शन। अब हम इसको एक बार टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं। पहला हमारा है एब्जॉर्प्शन और दूसरा है, इसको हमने अंडरलाइन किया है, एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना है, बल्क मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड है, और ये सरफेस पे होता है। ठीक है? इसमें जो है सब्सटेंस जो है यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें जो है सब्सटेंस केवल सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है और वो अंदर नहीं जाता है। एग्जाम्पल, वाटर वेपर जो है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेंगे तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन अगर हम सिलिका जेल लेंगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आप लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं एक छोटा सा पैकेट होता है व्हाइट रंग का, उसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो बेसिकली सिलिका जेल होता है। और उसका पर्पज ये होता है कि एक बार आपने पैक कर दिया, उसमें सिलिका जेल डाल दिया, तो वो उस बैग का, क्लोज्ड बैग का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए मॉइस्चर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और वो सर्किट को स्पॉइल कर देता है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन एक जो रेट होता है उसका स्टडी रेट होता है, मतलब जिस रेट से भी जाएगा वो एक स्टडी रेट होता रहेगा। लेकिन एडसॉर्प्शन में थोड़ा अलग होता है। बिगनिंग में फास्ट होगा और उसके बाद धीरे धीरे वो कम होता जाएगा और फाइनली एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम प्लीज अंडरस्टैंड, जो हम पहले भी कर चुके हैं, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। मतलब एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा होगा कि एडसॉर्प्शन भी हो रहा होगा और डिसॉर्प्शन भी हो रहा होगा, लेकिन दोनों के रेट सेम हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा? कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन हो सकता है कि दोनों एक साथ भी हो रहे हो, और होते भी हैं ज्यादातर केसेस में। तो उसका जनरल टर्म है, हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन। यहाँ पे एड एंड एब दोनों हो रहे हैं, तो एड एब दोनों हटा दीजिए, वर्ड क्या बचा हमारा? सॉर्प्शन। तो वो हो रहा है। तो ये सॉर्प्शन हो गया, जहां पे
एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही एक साथ हो रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा ड्राइंग से समझाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा सॉलिड है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एड्सॉर्बेंट, और जो एड्सॉर्बेंट है देखेंगे आप सरफेस के ऊपर इस तरह से जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो यहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहां देखें कंसंट्रेशन सेम है बाहर भी और अंदर भी। तो इसके अंदर पूरा ये हमारा जैसे स्पॉन्ज होता है, वाटर को सोख लेता है, तो यूनिफॉर्मली सोख लेता है। यहां पे अगर आप देखेंगे कंसंट्रेशन यहां पे बढ़ गई है, सरफेस पे इंक्रीज हो रही है। और एक्चुअल लाइफ में दोनों ही होते हैं, अगर आप देखेंगे अंदर भी हो रहा है और सरफेस पे भी हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सॉर्प्शन। सो एडसॉर्प्शन सरफेस, एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम, एंड सॉर्प्शन बोथ सरफेस एंड वॉल्यूम दोनों पे ही कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, राइट। तो ये होता है हमारा एडसॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन मिला के सॉर्प्शन। अब नेक्स्ट अब हम करते हैं कि ये जो होता है कोई प्रोसेस, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं किया डायरेक्टली इस पे आ गए तो प्लीज चैप्टर 8 थर्मोडायनेमिक्स एनर्जेटिक्स को दोबारा एक बार कर लीजिए, क्योंकि हमको इंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन देखनी है। जनरली यहां पे एनर्जी रिलीज होती है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इंथैल्पी चेंज एडसॉर्प्शन में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हम इंथैल्पी ऑफ और हीट ऑफ एडसॉर्प्शन बोलते हैं, और ये जनरली एक्सोथर्मिक होता है। एंड याद रखिएगा इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे जो थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड होंगे। स्पॉन्टेनियस कब होगा, हम लोगों ने डेल्टा जी निकाला था, तो डेल्टा जी में डेल्टा एच तो नेगेटिव हो गया, एंड व्हाट अबाउट डेल्टा एस, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है कि रैंडमनेस बढ़ रही कि घट रही है, रैंडमनेस घट रही है यहाँ पे, तो डेल्टा एस निगेटिव हो जाएगा, तो वो टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब तक ये हीट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा नेगेटिव नहीं होगी, एडसॉर्प्शन होगा ही नहीं, इसलिए ये ऑलवेज ये नेगेटिव वैल्यू होती है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन पे, ठीक है। एज आई सेड पहले आपको हम एब्जॉर्प्शन नहीं एडसॉर्प्शन भी हमारा इस पूरे चैप्टर में करेंगे। तो एडसॉर्प्शन दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, जो बेसिकली उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। पहला है फिजिकल और फिजियोसॉर्प्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो फोर्सेस हैं, ये हमारा सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर सरफेस पे ये स्टिक कर गए, तो इन दोनों के बीच में जो फिजिकल फोर्स, जो फोर्स अट्रैक्शन की, वो वैंडर वॉल फोर्स होगी। तो ये फिजिकल एडसॉर्प्शन या फिजियोसॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। दूसरा होता है केमिसॉर्प्शन। यहां पे क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड टाइप का बन जाएगा, अंडरस्टैंड। तो इसमें जो फोर्स होगी वो एक तरह का केमिकल बॉन्ड होगा, बट नॉट बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है ये, लेकिन स्टिल वैंडर वॉल फोर्सेस, अगर आपको याद हो हम लोग चैप्टर्स में कर चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में गैसेस में भी वैंडर वॉल फोर्सेस वीकेस्ट फोर्स होती है, तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स है उससे ज्यादा स्ट्रांग होगी। लेकिन एक फर्क है, वैंडर वॉल फोर्स में क्या होगा कि यहां पे एक मॉलिक्यूल और आ सकता है, ऐसे सेकेंड लेयर बन सकती है, लेकिन केमिसॉर्प्शन में सेकेंड लेयर नहीं बन सकती, क्योंकि इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगी। तो जनरली मेटल्स ये दिखाते हैं कि मेटल्स में अगर आपको याद हो, हम लोगों ने कहा था कि जो सरफेस पे होती है उनकी एक वैलेंसी खाली होती है, तो वो वैलेंसी के साथ आपका टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग गैसेस एक्सेट्रा का हो सकता है, तो वो केमिसॉर्प्शन हो जाएगा। तो चलिए अब हम इन दोनों को कर लेते हैं। पहला हमारा फिजियो ऑप्शन है, दूसरा केमिसॉर्प्शन है। पहला, इसमें वैंडरवॉल फोर्सेस है, इसमें अ केमिकल बॉन्ड है, सॉर्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। ये स्पेसिफिक इन नेचर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वैंडरवॉल फोर्सेस अगर आपको याद हो, हर एटम, मॉलिक्यूल, हर चीज के बीच में वैंडरवॉल फोर्स एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग है, मतलब कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजें एब्जॉर्ब नहीं होंगी। ये रिवर्सिबल इन नेचर होता है, डिसऑर्प्शन इसमें हो सकता है। इसमें क्योंकि एक बार बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होता है,
ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4, अब जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस के ऊपर, मतलब एक्सटेंड कितना होगा। और ये एक थंब रूल समझ लीजिए, जो इजिली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसको दूसरा तरीका याद करने का है जो हम लोगों ने गैसेस चैप्टर में किया था, कि रियल गैसेस के लिए वैन डर वाल कांस्टेंट होता है ए और बी, जिसकी ए की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। क्यों? क्योंकि ए का मतलब क्या था, याद है आप लोगों को, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होती है, स्ट्रांग होती है, जो प्रेशर करेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, ये भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ गैसेस होंगी और कुछ गैसेस नहीं होंगी। यहां पे नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, होती सब गैसेस हैं लेकिन कुछ ज्यादा होंगी और कुछ कम होंगी, तो डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, इसमें एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन थोड़ा कम होता है, इसमें एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन हाई होता है, क्योंकि ये वैन डर वाल फोर्सेस है, ये एक केमिकल बॉन्ड है। अगेन, ये वैल्यूज आपको बहुत याद नहीं करनी है, ये एक इंडिकेशन है आपको दिखाने के लिए कि कितना ज्यादा कितना कम होता है। नेक्स्ट, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एडसॉर्प्शन, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है एडसॉर्प्शन कम हो जाता है। इसको हम इक्विलिब्रियम से पढ़ सकते हैं। क्यों? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट करता है। सेम कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ वही कॉन्सेप्ट लगाना है। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इनिशियली, तो पहले तो टेम्परेचर के साथ ये इंक्रीज करता है, ये फिर डिक्रीज करता है। इसको अभी हम डिटेल में बाद में देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इन दोनों पॉइंट को, 6 वाले को। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें कुछ बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होती है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ये भी सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, मतलब जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना एड्सॉर्प्शन होगा, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिसॉर्प्शन हो। ठीक है, अब ये जो पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था, यहां पे मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनती है। जैसे कि हमने बताया था कि ये हमारा है तो सरफेस, यहां पे गैस ऐसे एड्सॉर्ब हो गई, फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, तो दूसरे मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर आ सकते हैं और तीसरा भी आ सकता है। ये फिजिकल के लिए बता रहे हैं। केमिकल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है यहां पे, तो ये जो बॉन्ड बनेगा एक ही बॉन्ड होगा, तो इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, तो ये जो है आपका सिंगल लेयर होगी या यूनिमोलिकुलर लेयर। राइट, नेक्स्ट इज, ये प्रेशर के साथ चेंज होता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है। तो प्रेशर के साथ कैसे चेंज होता है ये हम बाद में भी देखेंगे, लेकिन ये आपको दिखा रहे हैं, एक्स बाय एम इज कॉल्ड, जो आपका कितना एड्सॉर्ब हो रहा है, एक्स इज मास ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एम इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो जैसे जैसे प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो देख रहे हैं ये बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, फिर प्रेशर का इफेक्ट नहीं आता है। ये आइसोथर्म है, जिसको भी हम लोग बाद में दोबारा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, अब हम जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो अगर हम फिजिकल देखें, जो हमने आपको बताया था कि कैसे टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ये टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं और x बाय एम एड्सॉर्प्शन की वैल्यू ऐसे डिक्रीज होती चली जाएगी। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में देखिए थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। अगेन आप लोगों ने काइनेटिक्स पढ़ा हुआ है, काइनेटिक्स में हमने क्या किया था कि के की वैल्यू जो एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है, आर्नियस इक्वेशन, तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के की वैल्यू इंक्रीज करती है, राइट, तो रिएक्शन फास्ट होगा। तो इनिशियली अब ये दो चीज का बैलेंस है, के की वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, और दूसरा डेल्टा एच जो कि यहां पे भी नेगेटिव है। तो इनिशियली दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये आपकी वैल्यू ऊपर जा रही है,
लेकिन एक लिमिट के बाद एक्टिवेशन एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दें। फिर डेल्टा एच नेगेटिव आ जाता है और धीरे धीरे ये कम होने लगता है।